आधी रात का वक्त था और किचन की मध्यम रोशनी में सुनैना बड़े इत्मीनान से नूडल के प्याले पर टूटी पड़ी थी कि अचानक इसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। दिल ज़ोर से धड़का, हाथ पाँव फूल गए, लेकिन नूडल्स की मोहब्बत खौफ पर गालिब आ गई। इसने पीछे मुड़े बगैर ही थरथराती आवाज़ में कहा, चोर जी, प्लीज़ अभी थोड़ा देर बैठ जाएं, मैं ज़रा पहले ये नूडल्स ख़त्म कर लूँ, फिर सुकून से चोरी कर लेना। बल्कि एक काम करें, मुझे अगवा करके ले जाएं और मेरे इस खड़ूस मनहूस जलाद से खान से पूरे 1 करोड़ मांगना, फिर हम आधे आधे कर लेंगे। डील पक्की। इसने आखिरी नूडल मुंह में दबाकर जैसे ही आंखें छोटी करके पीछे देखा, इसकी सीटी बटी गुम हो गई। नूडल्स आधे मुंह से बाहर लटक रहे थे और सामने कोई चोर नहीं बल्कि वही खड़ूस जलाद अजमीर खान अपने बाजू सीने पर बांधे, आंखों में खतरनाक सी चमक लिए खड़ा था। अजमीर के चेहरे पर एक जहरीली और दिलकश मुस्कुराहट उभरी। इसने झुककर सुनैना के कान के करीब सरगोशी की। बड़े नेक ख्यालात हैं मेरे बारे में बेगम, यानी मेरा सौदा करने का इरादा है। सुनैना ने नूडल्स निगलने की कोशिश की, जो इसके हलक में फंस गया। वो अभी भागने के लिए पैंतरा बदल ही रही थी कि अजमीर ने बिजली की तेज़ी से इसे कमर से दबोचा और किसी बोरी की तरह अपने चौड़े कंधे पर लाद लिया। छोड़े मुझे, और जलाद खान, नीचे उतारो मुझे, तुमसे तो नूडल अच्छे हैं। वो इसकी कमर पर मुक्के मारती रही, लेकिन अजमीर पर कोई असर न हुआ। इसने इसे बेडरूम में लाकर बेड पर पटहा तो सुनैना की चीख निकल गई। वो अभी उठकर भागने ही लगी थी कि अजमीर ने इसका हाथ मरोड़कर इसे अपनी तरफ खींचा और सीधा बाथरूम में शावर के नीचे ला खड़ा किया। ठंडे पानी की धार जैसे ही सुनैना के वजूद पर गिरी, इसका सांस थम गया। गीले कपड़े इसके जिस्म से बेबस होने लगे और अजमीर का तपता हुआ वजूद इसके बिल्कुल करीब था। अजमीर ने शावर बंद करने के बजाय इसकी कमर में हाथ डालकर इसे मज़ीद अपने करीब किया। इसकी आंखों में 5 साल की तड़प और वहशत नुमाया थी। 1 करोड़ तो बहुत कम कीमत है सुनैना। पहले इन 5 सालों का दूरी का हिसाब तो दे दो, जो तुमने मुझसे दूर रहकर काटे हैं। इसने सुनैना के भीगे हुए चेहरे से लिटे हटाते हुए इसकी गर्दन पर तपता हुआ लम्स छोड़ा, जिसने सुनैना के अंदर सनसनी दौड़ा दी। अजमीर, पानी ठंडा है, वो हकलाई, मगर अजमीर के लबों ने इसके एहतजाज को वहीं दफन कर दिया। इस रात पानी की बौछार में गुस्सा पिघल कर आग बन गया था और अजमीर ये साबित करने पर तुला था कि वो सिर्फ खड़ूस खान नहीं बल्कि इसका वो जुनूनी आशिक है जिससे बचना अब सुनैना के बस में न था। हवेली के वसी और इस लाउंज में इस वक्त मैदान जंग का समा था, जहां सुनैना अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाकर सामने खड़े अजमीर खान को आग उगलती नज़रों से देख रही थी। अजमीर, जो अभी अभी बिजनेस मीटिंग से फारिग होकर आया था, अपने 3 पीस सूट कोट बाजू पर लटकाए, माथे पर बाल डाले इसे देख रहा था। देखो मिस्टर खड़ूस खान, अगर तुमने दोबारा मेरे नूडल्स के पैकेट को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी इन कीमती फ़ाइलों का वो हाल करूँगी कि तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स तुम्हें टाइकॉन नहीं कार्टून समझेंगे। सुनैना ने डांटते हुए वार्निंग दी। अजमीर ने एक गहरा सांस लिया और अपनी महसूस सर्द महरी से इसे देखा। पहली बात तो ये है कि मुझे तुम्हारे इन 2 टके के नूडल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, और दूसरी बात, ये हवेली मेरी है, तुम यहाँ सिर्फ एक मेहमान हो, तो बेहतर होगा कि अपनी ज़बान को लगाम दो, वरना मैं तुम्हें इसी वक्त वापस तुम्हारे हॉस्टल छोड़ आऊँगा। सुनैना ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। हॉस्टल? ओ प्लीज़, बाबा ने मुझे यहाँ आपकी निगरानी में नहीं, आपके सर पर सवार होने के लिए भेजा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको इंसान बनाना मेरे सिवा किसी के बस की बात नहीं है। अजमीर इसके करीब आया, इतना करीब कि सुनैना को इसके परफ्यूम की तेज़ खुशबू महसूस होने लगी। इसने झुककर सुनैना की आंखों में आंखें डाली। तुम्हें लगता है तुम मुझे बदल दोगी? सुनैना, मैं वो आग हूँ जो तुम्हारे जैसे मासूम पतंगों को जलाकर राख कर देती। सुनैना ने डरने की बजाय इसकी नाक पर उंगली रखी और उसे पीछे धकेलते हुए बोली, आग वाग पुरानी बातें हो गई हैं खान साहब। आजकल के दौर में आग बुझाने के लिए सिर्फ 1 गिलास ठंडा पानी काफ़ी होता है, जो मैं भी आपके इस तपे हुए चेहरे पर डाल सकती हूँ। अब साइड पर हूँ, मुझे भूख लगी है। वो इसे झटक कर किचन की तरफ बढ़ी, जबकि अजमेर वही खड़ा डांट पीसता इसे देखता रह गया। पागल लड़की, पता नहीं इसे किस मिट्टी से बनाया है, ना रौब मानती है ना गुस्सा, इसने दिल में सोचा, मगर इसके लबों के एक कोने में पर एक ऐसी मुस्कुराहट से वो खुद भी तस्लीम करना चाहता था। सुनैना किचन में जाकर बड़बड़ाई, बड़ा आया खान, शक्ल देखो ज़रा, जैसे 12 बजे के बाद का अखबार हो। देखना अजमीर खान, एक दिन तुम्हें इसी किचन में खड़े होकर मेरे लिए नूडल बनाने पड़ेंगे। ये सुनैना का चैलेंज है। हवेली के बड़े डाइनिंग टेबल पर आगा जान अपनी महसूस नशिस्त पर बैठे थे, जबकि इनके दाएं बाएं अजमीर और सुनैना मौजूद थे। फिजा में सुकून था, लेकिन सुनैना के चेहरे पर ऐसी फातिहाना चमक थी कि अजमीर समझ गया था कि ये लड़की आज कोई नया धमाका करने वाली है। सुनैना ने एक लंबी आह भरी और आगा जान की प्लेट में कबाब रखते हुए नहायती मजलूमियत से बोली, आगा जान, मेरा ख्याल है मुझे वापस हॉस्टल चले जाना चाहिए।
यहाँ तो मेरी जान भी महफूज नहीं है। नूडल्स तो दूर की बात है। आगा जान ने चौंक कर इसे देखा। हैरियत बेटा, क्या हुआ है? अजमेर ने खाने का नवाला लिया ही था कि सुनैना के अगले जुमले पर इसे खांसी लग गई। आगा जान, आपके ये चहीते पोते यानी ये अजमेर खान, उन्होंने आज किचन में मुझ पर हमला कर दिया। पहले तो ज़बरदस्ती मेरे नूडल छीन कर खा गया और जब मैंने इंतजार किया तो मुझे दीवार के साथ लगाकर धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो मुझे जिंदा दीवार में चिनवा देंगे। अजमेर की आंखें हैरत से फैल गई। वट, सोनिया, झूठ बोलने की हद होती है। इसने दांत पीसते हुए कहा, देखिए आगा जान, अभी आपके सामने मुझे आंखें दिखा रहे हैं। सुनैना ने फौरन अपनी आंखों में मसनूई आंसू बार लिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो सवेली के डॉन हैं और यहाँ इनका कानून चलता है। मुझे तो डर है कि कहीं ये रात को मेरे कमरे में आकर मेरा गला न दबा दें। अजमेर का बस नहीं चल रहा था कोई इसकी ज़बान खींच ले। इसे ऐसी फजूल और ला यानी बातों से सह चिढ़ थी। खास तौर पर आगा जान के सामने अपनी ऐसी विलन वाली तस्वीर देखकर इसका खून खोल रहा था। आगा जान, ये सरासर बकवास कर रही है। मैंने सिर्फ इसे किचन में डांटा था क्योंकि ये मेरी फाइल्स को हाथ लगा रही थी। झूठ, सरासर झूठ। सुनैना ने बीच में लकमा दिया। आगा जान, उन्होंने मेरे नूडल्स के पैकेट पर कब्जा किया हुआ है और कहते हैं कि हाँ जो चाहता है वही करता है। आगा जान ने मुस्कुराते हुए अजमेर के तपे हुए चेहरे को देखा। वो जानते थे कि अजमेर जैसे संजीदा इंसान को छेड़ने का फन सिर्फ सुनैना को ही आता है। अजमेर, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम बच्ची के नूडल्स चोरी करते हो। आगा जान प्लीज़, आप इसकी बातों में ना आए। अजमेर ने कुर्सी पीछे की ओर खड़ा हो गया। इसे लग रहा था कि अगर वो मजीद 2 मिनट वहाँ रुका तो वाकई सुनैना का गला दबा देगा। जैसे अजमेर गुस्से में वहाँ से निकला, सुनैना ने इसे पीछे से जबान चढ़ाई। अजमेर ने मुड़कर इसे एक आखिरी कातलाना नज़र से देखा जिसका मतलब साफ था, तुमने ये जंग शुरू की है, अब अंजाम के लिए तैयार रहना। डिनर के बाद नाइला बेगम, अजमेर की ममा और ताया जान सोफे पर बैठे सुनैना को समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो हाथ नीचा कर अपनी मजलूमियत की दास्तान सुना रही थी। बेटा सुनैना, अजमेर थोड़ा सख्त मिजाज ज़रूर है लेकिन इतना भी बुरा नहीं जितना तुम कह रही हो। वो बस काम की वजह से तनाव में रहता है, तुम इसे तंग ना किया करो। नाइला बेगम ने प्यार से कहा था। माँ, अरे मामा, आपको क्या पता, आपका बेटा नहीं है, वो तो किसी पुरानी फिल्म का हिटलर है। सुनैना ने सोफे पर आलती पालती मारकर बैठते हुए भरपूर जोश से शुरू किया। ताया जान, आप यकीन करें, इसके अंदर दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है। मैं तो कहती हूँ जब वो पैदा हुआ होगा तो रोया नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर को घूर कर कहा होगा, अपनी फाइल दिखाओ, तुम लेट क्यों आए हो? नाइला बेगम ने कुछ कहना चाहा। सुनैना की ज़बान कैंची की तरह चल रही थी और इसकी शक्ल देखी है, हमेशा ऐसे बनी होती है जैसे पूरी दुनिया का गम इसके सर पर हो। हंसता तो ऐसे है जैसे हंसने पर टैक्स लगता है। ताया जान, मुझे तो लगता है ये रात को सोते हुए भी गुस्से में ख्वाब देखता होगा और अपने तकिए को डांटता होगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सर के नीचे आने की। नाइला बेगम की नज़र अचानक सीढ़ियों के पास खड़े अजमेर पर पड़ी, जो बाजू सीने पर बांधे, चेहरे पर हाथ खतरनाक सपाटपन लिए सुनैना की एक एक बात रिकॉर्ड कर रहा था। नाइला बेगम ने इसे खामोश कराने के लिए आंखों से इशारे किए, लेकिन सुनैना अपनी ही धुन में थी। मम्मा, आप आंखें क्यों मटका रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, अजमेर खान एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मेरी जूती के पास है। इसे लगता है बहुत हैंडसम है, हालांकि अगर वो किसी चिड़ियाघर में चला जाए तो गोरिल्ला भी इसे देखकर शर्मिंदा हो जाए। भाई, मुझसे ज़्यादा गुस्सा तो तुम में है। ताया जान ने खांसते हुए से टोका, बेटा पीछे तो देखो। पीछे क्यों देखूं? पीछे तो वही मनहूस दीवारें होंगी ना। मैं तो कहती हूँ इस जलाद खान की शादी किसी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो इसे रोज़ बेलन से मारे, तभी इसका दिमाग ठिकाने आए। अच्छा, और तुम्हारे ख्याल में वो खुशनसीब लड़की कौन होगी? एक बारी सर तो जानी पहचानी आवाज़ सुनैना के बिल्कुल सर पर गूंजी। सुनैना के जैसे हूँ मुंजमद हो गया। इसने आहिस्ता से गर्दन घुमाई, ऊपर देखा तो अजमेर खान अपनी पूरी वजाहत और दहशत के साथ इस पर झुका हुआ था। इसकी आंखों में गुस्से की बजाय एक ऐसी अजीब सी चमक थी जो सुनैना के लिए खतरे का सायरन थी। वो सुनैना ने थूक निकाली। वो तो मैं कह रही थी कि गुरेला भी आपकी शख्सियत का मधु है, यानी मेरा मतलब है कि आप कितने रौबदार हैं। अजमेर ने एक कदम और करीब किया। ताया जान और नाइला बेगम बाम गए थे कि अब मैदान जंग तैयार है। गुरेला, हिटलर और जूती से इलाज। अजमेर ने इंतहाई नरम मगर खतरनाक लहजे में दोहराया। ताया जान, मम्मा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस मरीज़ का इलाज अपने तरीके से कर लूँ, क्योंकि इसकी ज़बान कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। सुनैना को जैसे ही खतरे का एहसास और मासूम बनने के नाकाम अदाकारी करती हुई तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ भागी। इसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। जैसे ही कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करने लगी, अजमेर के मजबूत हाथ ने दरवाजे को बाहर से धक्का दिया और एक झटके से अंदर दाखिल हो गया। अंदर कैसे आए आप? बाहर निकलें। सुनैना ने घबरा कर इसकी फलौदी कलाई पकड़ी और इसे बाहर की तरफ धकेलने की पूरी ताकत लगाई। ये मेरा कमरा है, यहाँ आपका हिटलर राज नहीं चलेगा। अजमेर के लबों पर एक चाहलाना मुस्कुराहट आई। इसने एक झटके से अपनी कलाई छड़ाती उल्टा सुनैना के दोनों हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। सुनैना तवाज़ुन बरकरार ना रख
सकी और सीधे ही अजमेर के साथ और चौड़े सीने से जा टकराई। कमरे में अचानक खामोशी छा गई, सिर्फ शावर से गिरते पानी जैसी सरसराहट थी या फिर इन दोनों की बेतरतीब होती धड़कनें। सुनैना की सांसें अजमेर की गर्दन पर तपश पैदा कर रही थी, जबकि अजमेर की गिरफ्त इसकी कमर पर मजीद मजबूत हो गई। सुनैना ने सर उठाकर इसे देखा तो अजमेर की गहरी सी आंखें इसे खुद में जज़ब करती महसूस हुई। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। सुनैना के अंदर का सारा गुस्सा इसकी कुर्बत की तपश में पिघलने लगा। इसे लगा जैसे अजमेर का दिल भी इसकी तरह जोर जोर से धड़क रहा है। लेकिन अगले ही पल अजमेर की आंखों में दोबारा वही सर्द मेहरी और गुस्सा लौट आया। इसने इसे खुद से दूर झटका, जैसे ही वो कोई बोझ हो। अपनी औकात में रहा करो सुनैना, वो आग बगोला होकर दाड़ा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन फजूल और बचकाना बातों से मैं मुतासिर हो जाऊंगा? तुम जैसी तहजीब और जबान दराज लड़की मेरी जूती की नोक पर रहती है। दोबारा मेरे किरदार के बारे में जबान खोली तो याद रखना, मैं वो जलाद बन जाऊंगा तुम अपनी शक्ल आईने में देखने से भी डरोगी। सुनैना का चेहरा गुस्से और तहीन से तमतमा उठा। अभी वो कुछ कहने के लिए लब खोल ही रही थी कि अजमेर ने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि दीवारें लर्ज गईं। वो इसे वही तड़पता छोड़कर जा चुका था, मगर इसके लम्स की हिद्दत अब भी सोनिया के वजूद में आग लगा रही थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर वो चंचल, शरारती और हर वक्त बोलने वाली सुनैना बिल्कुल खामोश थी। इसकी आंखें हल्की सी सूजी हुई थी और वह नज़रें झुकाए सिर्फ अपनी चाय के कप को गूं रही थी। नाइला बेगम बड़ी मामा ने कई बार इसे छेड़ने की कोशिश की, मगर सुनैना ने सिर्फ सर हिलाकर जवाब दिया। क्या बात है सुनैना बेटी, आज तुम्हारी जुबान को ताला क्यों लगा हुआ है? नाइला बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। रात अजमेर ने कुछ कहा क्या? सुनैना ने एक नज़र सामने बैठे अजमेर पर डाली, जो नहायत सुकून से अखबार पढ़ रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। इसके लहजे की वो तलहियाँ अब भी सोनिया के कान में गूंज रही थी। बड़ी मामा, मैंने सोच लिया है, मैं यहाँ अब मजीद नहीं रह सकती, सुनैना ने रंधी हुई आवाज़ में कहा। मैं बाबा के पास वापस जाना चाहती हूँ। नाइला बेगम और आगा जान ने हैरत से एक दूसरे को देखा, मगर अजमेर ने अखबार तय करके मेज़ पर रखा और नहायत स्पॉट लहजे में बोला। चाचू जान, सुनैना के बाबा से मेरी सुबह बात हुई है। वो लंदन में अपने नए प्रोजेक्ट में बहुत मसरूफ़ हैं, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो सुनैना को वहाँ बुला लेंगे। सुनैना के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी आई कि इसे इस जलाद से नजात मिलेगी, लेकिन अजमेर का अगला जुमला किसी एटम बम से कम नहीं था। लेकिन अजमेर ने कुर्सी से टेक लगाते हुए सुनैना की आंखों में आंखें डालकर कहा, चाचू की एक शर्त है। वो नहीं चाहते कि सुनैना वहाँ अकेली रहे या हॉस्टल में रहे। इनकी फरमाइश है कि मैं सुनैना से निकाह करके इसे अपने साथ लंदन लेकर जाऊँ और वहीं इनके बिजनेस को ज्वाइन करूँ। क्या? सुनैना के हाथ से नवाला छूटकर प्लेट में गिरा। निकाह तुम्हारे साथ कभी नहीं आगा जान, ये झूठ बोल रहा है। बाबा ऐसे कभी नहीं कह सकते। आगा जान ने मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन पर एक मैसेज चेक किया और कहा, नहीं सुनैना, अजमेर सच कह रहा है। तुम्हारे बाबा ने मुझे भी यही लिखा है। वो चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी जल्द अज जल्द हो जाए ताकि तुम अजमेर की निगरानी में लंदन जा सको। सुनैना का रंग गुस्से और सदमे से सफ़ेद पड़ गया। इसने तड़प कर अजमेर को देखा, जो अब एक फातहाना मुस्कुराहट के साथ इसे देख रहा था। आपने मेरे बाबा को मजबूर किया होगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझसे नफरत करते हैं ना? अजमेर उठा और सुनैना के करीब झुककर सिर्फ इसे सुनाई देने वाली आवाज़ में बोला, नफरत तो अब भी है मिस सुनैना, लेकिन अब मज़ा आएगा तुम्हें अपनी कैद में रखने का। तुमने कहा था ना कि मैं जलाद हूँ, तो बस अब इस जलाद के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाने के लिए तैयार हो जाओ। वो ताया जान और आगा जान को नोट करके वहाँ से बाहर गया, जबकि सुनैना वही साकत बैठी रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अजमेर खान का कोई नया इंतकाम है या इसकी तकदीर का कोई भयानक मजाक। सुनैना ने तल मिलाकर अपना फ़ोन उठाया, फ़ौरन अपने बाबा का नंबर डायल किया। इसका बस नहीं चला था अभी इसी वक्त पापा को अजमेर की सारी हकीकत बता दे। जैसे दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई, सुनैना फट पड़ी। हेलो पापा, ये क्या मजाक है? आपने मुझे यहाँ आगा जान के पास पढ़ने के लिए भेजा था कि मैं हॉस्टल के आज़ाद माहौल में बिगड़ ना जाऊँ, मगर यहाँ तो आपके प्यारे भतीजे ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो मुझे हर वक्त तंग करता है, रौब झाड़ता है, और अब आप कह रहे हैं कि मैं इस जलाद खान से निकाह कर लूँ? पापा प्लीज़, मैं इससे शादी करने के बजाय ताहयात कवारी रह लूँगी। दूसरी तरफ से इसके बाबा की धीमी और प्यार भरी आवाज़ें, मेरी जान ठंडी हो जाओ। देखो सुनैना, मैं जानता हूँ अजमेर थोड़ा सख्त है, लेकिन वो हीरा इंसान है। मैं यहाँ लंदन में अकेला हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। अजमेर तुम्हारा मुहाफ़िज़ बनकर तुम्हारे साथ यहाँ आएगा तो मुझे सुकून मिलेगा। क्या तुम अपने बूढ़े बाप की खातिर इतना नहीं कर सकती? बाबा के जज्बाती लहजे ने सुनैना के सारे गुस्से की हवा निकाल दी। वो जो अभी हज़ारों शिकायतें लेकर बैठी थी, एकदम खामोश हो गई। पापा, आप जानते हैं ना वो कितना खड़ूस है? इसने हार मानते हुए मासूमियत से कहा। बेटा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस मेरा मान रख लो, बाबा ने समझाया। सुनैना ने एक लंबी आह भरी और बेबसी से जी पापा कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ये हाँ इसे अजमेर के कितने करीब ले जाएगी। हवेली का वो वसी कमरा आज संदल और गुलाब की खुशबू से महक रहा था, मगर फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी थी। सुनैना आईने के सामने बैठी थी, लेकिन आज इसने रवायती सूरत जोड़ा नहीं, बल्कि सफ़ेद रंग का एक नहायत नफीस और
کام والا شرارہ پہن رکھا تھا۔ اس سفید لباس میں وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی اور پھر اسے اپنی ماں یاد آتی، جو آج ہوتی تو اسے بلاؤں سے ڈانپ لیتی۔ اس کے بابا کی دوری سے ایک ایسے ہلا کا احساس دلا رہی تھی جسے دنیا کا کوئی رشتہ نہیں بانٹ سکتا تھا۔ بیٹا نکاح ہوا آ گئے ہیں، نائلہ بیگم نے اس کے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ سنینا نے صرف ایک سسکی بھری۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے جب قلم پکڑا تو اسے لگا جیسے وہ اپنی قسمت لکھ رہی ہے۔ نکاح ہوا نے جب تیسری بار پوچھا، سنینا بنت شاہ نواز، کیا آپ کو ازمیر خان ولد اسلم خان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ اس نے بامشکل اپنے لرزتے لبوں سے قبول ہے کہا۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے، اس کی آنکھوں سے ایک موٹا سا آنسو ٹپکا اور سیدھا نکاح نامے پر اس کے دستخط کے پاس گرا۔ سیاہی پھیل گئی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی کے تمام رنگ اس ایک لمحے میں جذب ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ خاموشی سے کھلا۔ ازمیر خان اندر داخل ہوا۔ سیاہ واسکوٹ اور سفید کرتے میں ایک باروب اور دلکش شوہر کے روپ میں سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی وہ سفید لباس میں ملبوس لڑکی کسی سنگ مرمر کی بت کی طرح ساکت تھی۔ ازمیر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سنینا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ازمیر نے جھک کر نہایت آہستگی سے اس کا ریشمی گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ازمیر کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ سفید لباس میں ملبوس سنینا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور ناک کی لونگ چمک رہی تھی، اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ سنینا نے نظریں جھکائے رکھی۔ اس کے آنسو اب بھی اس کے رخساروں پر سفر کر رہے تھے۔ ازمیر نے محسوس کیا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جو اس سے لڑتی تھی، یہ وہ لڑکی ہے جو آج اپنوں کی کمی سے ٹوٹ چکی ہے۔ ازمیر نے بہت نرمی سے سنینا کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سنینا نے سہم کر اسے دیکھا، مگر ازمیر کی آنکھوں میں آج وہ پرانا غصہ نہیں بلکہ ایک بے پناہ اپنائیت تھی۔ ازمیر نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور جھک کر نہایت عقیدت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ ایک وعدہ تھا، محبت کا، تحفظ کا اور ساتھ نبھانے کا۔ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو اب مجھے قبول نہیں ہیں سنینا۔ ازمیر خان، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز کی تھرتھراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ خود بھی کتنا جذباتی ہے۔ تمہارے ماں باپ یہاں نہیں ہیں تو کیا ہوا، اب سے میں تمہارا سب کچھ ہوں۔ میں تمہاری ہنسی کا محافظ بنوں گا، تمہاری اداسی کا نہیں۔ سنینا نے پہلی بار ازمیر کے لہجے میں وہ تپش محسوس کی جو اسے پگھلا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا سر ازمیر کے کندھے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جبکہ ازمیر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ازمیر نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا، جیسے وہ اس کے وجود کے تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ سنینا نے اس کے سینے کی تپش محسوس کی تو ایک لمحے کو اپنا سارا دکھ بھول گئی، مگر جیسے ہی ازمیر نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اگلا جملہ بولا، سنینا کے ہوش اڑ گئے۔ سنینا، کل صبح میری فلائٹ ہے، میں لندن جا رہا ہوں۔ ازمیر نے اس کے بھیگتے ہوئے چہرے کو تھامتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ سنینا کا رونے والا منہ وہی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پریشانی اس کے چہرے پر صاف لکھی تھی، مگر اس کی زبان ہمیشہ کی طرح اس کے دل سے بغاوت کر گئی۔ کیا لندن؟ اب مطلب آپ جا رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ شکر ہے میرے مالک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ آغا جان، بڑی ماما، سن لیں سب، حویلی کا جلاد رخصت ہو رہا ہے، اب سکون ہوگا، اب مجھے کوئی ہٹلر کی طرح ڈانٹنے والا نہیں ہوگا۔ ازمیر، جو بھی تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے جذباتی ہو رہا تھا، حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کا موڈ اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے؟ اچھا، تو تمہیں اتنی خوشی ہو رہی ہے میرے جانے کی؟ ازمیر نے ابروئیں اچکا کر پوچھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی سرتی واپس آ رہی تھی۔ خوشی؟ ازمیر خان، یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو جشن کا سماں ہے۔ سنینا نے اپنے سفید شرارے کو سنبھالتے ہوئے بیڈ پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ میں تو کہتی ہوں ابھی چلے جائیں، صبح کا انتظار کیوں؟ ویسے بھی آپ کا وہ منحوس کالا چشمہ اور یہ اکڑی ہوئی گردن دیکھ کر میری آنکھیں تھک گئی ہیں۔ لندن والے بیچارے، مجھے تو ان پر ترس آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کا روگ کیسے برداشت کریں گے۔ ازمیر نے نفی میں سر ہلایا اور ایک لمبا سانس لیا۔ سنینا، میں تمہارے بابا کے بزنس پروجیکٹ کے سلسلے میں جا رہا ہوں، کوئی پکنک پر نہیں جا رہا۔ ہاں ہاں، جائیں نا، پروجیکٹ سنبھالیں یا وہاں کسی میم سے شادی کرنے، مجھے کیا؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ وہاں جا کر بس اپنی فائل سے پیار کیجیے گا، کیونکہ انسانوں سے پیار کرنا تو آپ کے بس کی بات ہی نہیں۔ آپ تو وہ شخص ہیں جو نوڈلز چوری کرنے پر بھی قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ازمیر ایک قدم اس کے قریب آئے۔ اس کی آنکھوں میں اب شرارت اور غصے کا امتزاج تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ ابھی تو نکاح ہوا ہے، ابھی تو اس جلاد کے حقوق باقی ہیں بیگم۔ حقوق کی بچی؟ سنینا نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ دور رہیں مجھ سے، آپ جا رہے ہیں نا، بس چلے جائیں۔ میں تو دعا کروں گی کہ وہاں لندن کی دھند میں آپ رستہ بھٹک جائیں اور 5 سال تک واپس نہ آئیں۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا چہرہ اب سنینا کے بالکل سامنے تھا۔
तुम्हारी ज़बान बहुत लंबी होगी है, इसे काटने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। हिम्मत है तो काट कर दिखाएं, सुनैना ने चैलेंज किया। हालांकि इसका दिल अभी भी अंदर से ये सोच कर डर रहा था कि अजमेर के बगैर ये हवेली कितनी खामोश हो जाएगी। जाएं, चले जाएं। मैं तो अपने नूडल्स का ट्रक मंगवाऊंगी और पूरे कमरे में फैलाकर खाऊंगी। आपको तो देख कर भी अबकाई आती है। अजमेर ने उसे देखा, फिर एक ज़ोरदार कहका लगाया। वो जानता था कि ये सब सुनैना का ढोंग है। वो सिर्फ अपनी उदासी को छुपाने के लिए इससे लड़ रही है। ठीक है, याद रखना ये बातें। जब मैं वापस आऊँगा तो एक एक लफ्ज़ का हिसाब लूँगा। और हाँ, मेरे पीछे किसी और चोर को अगवा करने की दावत मत देना, वरना मैं लंदन से ही मिसाइल फायर कर दूँगा। आप और आपके घटिया जोक्स। सुनैना ने इसे धक्का दिया और बेड पर लेटकर चादर सर तक तान ली। चाहे यहाँ से मुझे सोना है। अजमेर मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर जाने से पहले मुड़ा और मध्यम आवाज़ में बोला, खुदा हाफिज़ मेरी ज़िद्दी बीवी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सुनैना ने चादर हटाई। इसकी आंखों में फिर से वही आंसू थे जिन्हें वो लड़ाई के पीछे छुपा रही थी। जलाद कहीं का, एक बार भी नहीं कहा कि मुझे याद करेगा। इसने बड़बड़ाते हुए तकिए को ज़ोर से खींच लिया। अजमेर कमरे से निकल तो गया था, मगर इसका दिल वही अटका हुआ था। वो दोबारा खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ तो देखा सुनैना चादर में दब की सिसकियां ले रही थी। इसे यूं सोते में जागता देख अजमेर के जबत के बंधन टूट गए। वो बेड के करीब आया और झुककर सरगोशी की। सीधा सीधा क्यों नहीं बताती कि मोहब्बत हो गई है मुझसे, इसलिए जाने के नाम पर उठ रही हो। सुनैना ने हड़बड़ाकर सर उठाया और जल्दी से अपने आस्तीन से आंसू साफ किए। नहीं जी, कोई मोहब्बत नहीं हुई, मैं तो बस वो पापा की याद आ रही थी। इसने बात संभालने की नाकाम कोशिश की, मगर अजमेर की नज़रें इसके झूठ को पकड़ चुकी थी। अजमेर ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पीछे मुड़कर कमरे के दरवाजे को लॉक लगाया। सुनैना का दिल हलक में आ गया। ये क्या कर रहे हैं आप? लॉक क्यों लगाया? अजमेर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कदम व कदम इसकी तरफ बढ़ा। इसने सुनैना के शाने से ढलकता हुआ सफ़ेद रेशमी दुपट्टा नहायत आहिस्तगी से हटाया और सुनैना के दोनों हाथों को जकड़कर अपनी निगाह अपनी अपनी उंगलियां इसकी उंगलियों में पवस्त कर दी। सुनैना की पीठ बेड के हेडबोर्ड से जा लगी। अजमेर ने झुककर अपनी सांसों की तपश इसकी गर्दन पर बखेरी और अपने तपते हुए लब इसके शाहरग के पास रख दिए। सुनैना के मुंह से एक दबी दबी सी सिसकी निकली। इसका पूरा वजूद कांपने लगा। अजमेर, ये गलत है, छोड़े मुझे। वो हकलाई, मगर इसकी अपनी सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। क्या गलत है सुनैना? अजमेर ने इसके लबों के बिल्कुल करीब होकर सरगोशी की। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी वहशत थी। 5 साल, पूरे 5 साल मैंने तुम्हारे बगैर गुजारने हैं। मुझे इतना हक तो दो, मैं इन 5 सालों की सर्द रातें तुम्हारी यादों की तपश में गुजार सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, ऐसी मोहब्बत जो मुझे जीने नहीं देगी। सुनैना ने मज़ाहमत करनी चाहिए, मगर अजमेर के जुनून ने इसे बेबस कर दिया। अजमेर ने इसकी थोड़ी को नरमी से ऊपर उठाया। सुनैना ने इज़्तिराब में अपने निचले लब को दांतों तले दबाया तो अजमेर की नज़रें इसके लबों पर जम गईं। अपने लबों को आज़ाद करो सोनिया, इन पर सिर्फ मेरा हक है। अजमेर ने इंतहाई वालहाना अंदाज में इसके लबों पर अपना लम्स छोड़ा, एक ऐसा बोसा जो ज़बानों की प्यास बुझाने के लिए काफ़ी था। इस रात इनके दरमियान जज्बों का वो तूफ़ान उठा जिसने तमाम हदें मिटा दी। वो सफ़ेद लिबास वाली गुड़िया अब अजमेर खान की रूह का हिस्सा बन चुकी थी। कमरे की मदम रोशनी इनके मिलन की गवाह थी, जहाँ लफ्ज़ खत्म हो गए थे और सिर्फ धड़कनों का शोर बाकी था। काफ़ी देर बाद जब रात का आखिरी पहरा शुरू हुआ, अजमेर ने नहायत मोहब्बत से इसके माथे को चूमा और बोझल कदमों से कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि इसे सुबह की फ़्लाइट पकड़नी थी। सुनैना वही बिस्तर पर बिखरी हुई छत को तकती रही। इसकी आंखों के सामने अजमेर का वही जुनूनी चेहरा, इसकी कही हुई बातें गर्दिश कर रही थी। मोहब्बत होगी है मुझसे। इसने अपने लबों को छू कर महसूस किया जहाँ अभी अजमेर की तपश बाकी थी। इसे यकीन नहीं आया था कि वो जलाद खान इसे इस कदर टूट कर चाहेगा। सूरज की पहली किरण ने जब हवेली की दरो दीवार को छुआ तो सुनैना बारीक कदमों से चाय की ट्रे लिए अजमेर के कमरे की तरफ बढ़ी। इसका दिल किसी नामालूम खौफ से बैठा जा रहा था। जैसे इसने दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर इसके हाथ लर्ज़ गए। अजमेर मुकम्मल तैयार था, स्याह तरीपे सूट में मुलबुस, बाल नफासत से सेट किए हुए। वो अपनी आखिरी पैकिंग मुकम्मल कर चुका था। इसकी वजाहत आज पहले से ज़्यादा दिलकश मगर तकलीफ दा लग रही थी। सुनैना वही दरवाजे पर साकत खड़ी इसे देखती रही, जैसे अपनी आंखों में इसका ये अक्स हमेशा के लिए कैद करना चाहती हो। अजमेर मुड़ा और इसे देखकर एक दिल फरेब मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। चाय ले आएं? मैं बस निकलने ही वाला था। सुनैना ने तड़प कर ट्रे साइड पर रखी और ज़बत के तमाम बंधन तोड़कर भागती हुई सीधी इसके चौड़े सीने से जा लगी। इसने अजमेर की शर्ट को मुट्ठियों में इस तरह दबोच लिया जैसे वो इसे जाने से रोकना चाहती हो। अजमेर ने फ़ौरन अपने मजबूत बाजू इसके गिर्द हायल कर दिए। अजमेर ने अपना सर झुकाकर इसके गर्दन के इस हिस्से पर अपने लब रखे जहाँ गुज़श्ता रात की शिद्दतों के निशान अब भी गुलाबी रंगत लिए इसकी मालकियत की गवाही दे रहे थे। सुनैना ने आंखें मूंद ली। इसके वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। अजमेर ने नहायत प्यार से इसके बिखरे हुए बालों को इसकी गर्दन से हटाया और वहाँ एक तवील और तपता हुआ बोसा साबित किया। सुनैना ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अजमेर के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरकर
भर लिया। इसकी आंखों में आंसू का समंदर था, मगर लबों पे बेपनाह इल्तिजा। अजमीर, मैं कैसे रहूंगी? आप तो जा रहे हैं, पर मुझे अपने साथ ही ले गए हैं। इसने हिचकी ली। अजमीर ने इसकी आंखों के कोनों को अपने अंगूठों से साफ किया और इसे मजीद शिद्दत से अपने सीने में भींच लिया। इंतज़ार करना मेरा, सुनैना। अजमीर खान, ये 5 साल ऐसे चुटकियों में गुजर जाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा अपनी अधूरी दुल्हन को मुकम्मल करने। इसने सुनैना की पेशानी को चूमा और शरारत से बोला, उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊँगा तुम थोड़ी और अक्लमंद हो जाओगी और शायद ये लड़ना झगड़ना कम कर दोगी। सुनैना ने रोते हुए भी इसे घूरा। मैं नहीं बदलूंगी, आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अजमीर ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और इसे आखिरी बार अपनी बाहों में भरकर जुदा हुआ। यही तो मुझे पसंद है तुम में, अपना ख्याल रखना मेरी ज़िंदगी। वो अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि सुनैना वही खड़े से धुंधली नज़रों से जाता देखती रही। इसे यकीन था कि वक्त का पहिया चलेगा। एक दिन यही जलाद खान इसे हमेशा के लिए अपना बनाने आएगा। 5 साल का तवील अरसा गुजर चुका था, मगर हवेली की फिजाओं में आज भी वो वही पुरानी खुशबू रची बसी थी। सुनैना वो अल्लड़ सी लड़की नहीं रही थी। इसकी शख्सियत में एक वक़ार और बिला का हुस्न आ चुका था, मगर इसकी ज़ुबान आज भी अजमेर खान के लिए वैसे ही कैंची की तरह चलती थी। आधी रात का वक्त था। सुनैना किचन में खड़ी अपने पसंदीदा नूडल बना रही थी और साथ साथ दीवारों से बातें कर रही थी, जैसे अजमेर इसके सामने खड़ा हो। इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन बन गया है, मिजाल है जो फ़ोन पर 2 मिनट ढंग से बात कर ले। बस काम काम और काम। इतना खड़ूस हो गया है मेरा जलाद खान कि लंदन की सर्दी ने इसके दिल को भी बर्फ बना दिया है। इसने नूडल्स का चम्मच जोर से हिलाया और नहरे से अपनी थोड़ी नचाई। इतने बेबाक बातें करता है फ़ोन पर कि बंदा शर्म से पानी पानी हो जाए, मगर सामने आने का नाम नहीं लेता। मैं तो कहती हूँ इसे मैं किसी फ़ाइल से शादी कर लेनी चाहिए थी। वो अपनी रवानी में अजमेर की भरपूर बरवैयाँ कर रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान के किचन के दरवाजे पर एक वजीह क़यामत वजूद स्याह और कोट पहने, बाजू सीने पर बांधे, चेहरे पर एक फाताना गहरी मुस्कुराहट लिए खड़ा इसकी एक एक बात सुन रहा था। सोनिया बड़बड़ाती हुई मुड़ी और कहता है कि मैं आऊँगा तो तुमसे बदला लूँगा। अरे आप आए तो सही। जैसे ही इसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी, इसके हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिरा। इसकी आंखें हैरत से फैल गई और साथ से हलक में अटक गई। अजमेर, इसके लब थरथराए। वो घबरा कर पीछे हटने लगी तो अजमेर ने एक कदम आगे बढ़ाया। सुनैना ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, अजमेर ने बिजली की तेजी से इसे कमर से दबोचा और एक झटके से अपने चौड़े कंधे पर लाद लिया। छोड़े मुझे और जलाद खान नीचे उतारें। ये क्या बदतमीजी है? वो इसकी कमर पर मुक्के मारने लगी, मगर अजमेर खान पर कोई असर न हुआ। वो इसे कंधे पर डाले सीढ़ियाँ चढ़कर सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ा था। कितना तड़पाया है तुमने मुझे इन 5 सालों में, इसका हिसाब कौन देगा? अजमेर की बारी और खनकती हुई आवाज़ गूंजी। वीडियो कॉल पर जब अपना दीदार करवाती थी, अपनी अदाएं दिखाती थी, तो तुम्हें पता है मेरी क्या हालत होती थी? तो तुम बड़ी खुश होती थी मुझे तड़पता देख कर। और अब जब मैं आ गया हूँ तो अभी भी मैं ही बुरा हूँ, अभी भी सबके सामने मेरी बुराइयां करोगी। अजमेर ने कमरे में दाखिल होकर इसे बेड पर पटहा और खुद इसके सामने कदम खड़ा हो गया। सुनैना का सांस फूल रहा था, वो बाल झटकती हुई उठी, मगर अजमेर की आंखों में मौजूद 5 साल की प्यास और तपश देखकर वो वही साकत रहेगी। अजमेर, इसने कांपते हाथों से इसके चेहरे को छू कर देखा, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि यह हकीकत है। क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? अब यहाँ आपने तो अभी 1 साल बाद आना था। अजमेर के लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो सुनैना के दिल की धड़कनें बंद करने के लिए काफ़ी थी। वो इसके करीब झुका, इतना करीब कि इनकी सांसें एक दूसरे में पेवस्त होने लगी। मैंने कहा था ना सुनैना, अजमेर खान अपना शिकार और अपनी मोहब्बत अधूरी नहीं छोड़ता। 1 साल और तुम्हारे बगैर गुजारना मेरे लिए नामुमकिन था, इसलिए मैं अपनी ज़िद्दी बीवी को मुकम्मल तौर पर अपना बनाने वापस आ गया हूँ। वो इसके इतना करीब आ गया कि सुनैना को अपने वजूद में वही पुरानी सनसनी महसूस होने लगी जो 5 साल पहले इसने अजमेर के लम्हे से महसूस की थी। अजमेर ने इसकी तज़ब्ज़ब भरी कैफियत भांप ली और एक शरारत भरे अंदाज में इसके करीब हुआ। सुनैना घबरा कर जैसे ही पीछे हटने लगी, अजमेर ने एक ही झटके में इसकी कलाई थामी, उसे खींच कर अपने सामने अपनी गोद में बिठा लिया। सुनैना का सांस एकदम से रुक गया, इसके दोनों हाथ बेहतियात अजमेर के कंधों पर जम गए। अजमेर, ये क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा, इसने हिकलाते हुए कहा, मगर इसके चेहरे की सुर्खी इसके दिल का हाल सुना रही थी। अजमेर ने इसके गाल को छूते हुए नहायत गहरी नज़रों से इसे सरता पाँव देखा। तुम इन 5 सालों में बहुत बड़ी हो गई हो सुनैना। पहले तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची लगती थी, जैसे नूडल्स के लिए बहलाया जा सकता था, मगर अब इसने जुमला दोहरा छोड़कर मायने हैज नज़रों से इसके सरापे का जायजा लिया। सुनैना ने फौरन मुंह बसोरा, मैं अभी भी बच्ची हूँ, आप ही बूढ़े हो गए हैं लंदन की सर्दी खा खा कर। अजमेर ने एक जोरदार कहका लगाया और अपने चेहरा इसके कान के करीब ले गया। अच्छा बच्ची हो तो क्या इस बच्ची ने 5 सालों की इन लंबी और तनहा रातों में मुझे कभी याद किया था? इसका लहजा अब बेहद बेबाक और नशीला हो चुका था। कभी ऐसा हुआ कि सोते हुए तुम्हें मेरे लम्स की तपिश महसूस हुई हो? सुनैना का पूरा वजूद
दहक उठा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही संजीदा अजमीर खान है जो अब इतनी खुली और मायनी हंस बातें कर रहा है। आप बहुत बदतमीज़ हो गए हैं। एक मासूम लड़की से ऐसे सवाल पूछते हुए शर्म नहीं आती? इसने अपना चेहरा छुपाने के लिए अजमीर के सीने में सर दे मारा। अजमीर ने इसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और इसका चेहरा ज़बरदस्ती ऊपर उठाया। मासूम, वो तो तुम बिल्कुल नहीं हो मिसिस अजमीर खान, तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके लबों के करीब आने लगा, इतना करीब कि इनकी सांसें एक दूसरे में उलझने लगी। सुनैना ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। इसकी दिल की धड़कनें अब पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। अजमेर ने इसके लबों के बिल्कुल करीब रुककर एक गहरी सांस ली। इन 5 सालों में मैंने हर पल सिर्फ तुम्हारा तस्वर किया है सुनैना। अब कोई दूरी नहीं, कोई इंतजार नहीं। इसने सरगोशी की और इससे पहले कि सुनैना कुछ कह पाती, अजमेर ने अपने लब इसके लबों पर रख दिए, जिसमें 5 साल की तड़प और जुनून साफ महसूस हो रहा था। अजमेर ने इसे खींच कर अपने गोश में बिठाया तो सुनैना का वजूद एकदम साकत हो गया। वो 5 साल पहले वाली सुनैना नहीं रही थी। इसके वजूद की खुशबू और इसके सरापे का निखार अजमेर के हवास पर छा रहा था। अजमेर ने इसके बालों की एक लिट को उंगली में लपेटते हुए इसे गहरी नज़रों से देखा, जैसे वो इन 5 सालों का हिसाब मांग रहा हो। सुनैना ने खुद को संभाला और शरारत से लबों को सुकड़ कर अजमेर की दाढ़ी पर हाथ फेरा, जो पहले से ज़्यादा घनी और पुरवकार हो चुकी थी। सच सच बताएं खान साहब, वहाँ लंदन की ठंडी हवा में आपको ऐसी देसी बीवी की याद आती भी थी या नहीं? मुझे तो लगता है वहाँ आपकी सेक्रेटरी कोई जो हर वक्त आपके गिर्द मंडलाती होगी। आप भी अपनी इन फाइल्स में इतने गर्क होते होंगे कि मुझे फ़ोन करना भी आप पर बारी गुजरता होगा। अजमेर ने एक गहरा कहका लगाया और इसे मजीद खुद से करीब कर लिया। अच्छा, तो बेगम साहिबा को लंदन की मेम से जलन हो रही है? जलन किस बात की? सुनैना ने तंज मारते हुए इसके बालों को बुरी तरह बखेर दिया। मैं तो सोच रही थी कि अगर आप वहाँ किसी गोरी मेम के साथ सेटल हो जाते हैं तो कम अज़ कम यहाँ मुझे सुकून तो मिलता। कोई हिटलर की तरह ये तो ना कहता कि सुनैना नूडल्स मत खाओ, सुनैना देर से मत जागो। आप तो वहाँ ऐश कर रहे होंगे और मैं यहाँ आगा जान की डांट सुन रही थी। वो बोलती जा रही थी और साथ साथ कभी इसके कोट के बटनों से खेलती तो कभी इसके चौड़े सीने पर अपनी हथेली रखकर इसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश करती। अजमेर खामोशी से इनकी हरकतों को देख रहा था। इसकी आंखों में मोहब्बत का एक ऐसा समंदर था जो आज बह जाने को बेकरार था। तुम्हारी शिकायतें खत्म हो गई तो मैं कुछ कहूँ? अजमेर ने इसकी गर्दन पर बिखरे बालों को बहुत धीरे से हटाया और वहाँ अपने तपते हुए लब रख दिए। सुनैना की जबान को जैसे ताला लग गया। इसका हाथ जो अजमेर की दाढ़ी सेट कर रहा था वही रुक गया। 5 साल सुनैना, 5 साल मैंने एक एक पल तुम्हारे इस्लाम्स के लिए तड़प कर गुजारा है। तुम्हें लगता है फाइल्स और बिजनेस मेरे लिए तुमसे ज़्यादा अहम है? इसने सुनैना के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पपस्त की और इसे पीछे बेड पर लिटाते हुए इस पर झुक गया। आज कोई मेम, कोई बिजनेस, कोई दूरी हमारे दरमियान नहीं आएगी। आज सिर्फ तुम और मैं, तुम हो और तुम्हारा ये अजमेर खान। कमरे की मदम रोशनी में अजमेर की आंखों का जुनून देखकर सुनैना की सारी शरारतें हवा हो गईं। इसने बेहतियार अजमेर की शर्ट को अपने हाथ में बींच लिया। अजमेर ने झुककर लैंप की स्विच ऑफ की और पूरा कमरा तारीकी और इनकी तेज़ होती सांसों के शोर में डूब गया। इस रात अजमेर ने अपने लम्ह से सुनैना के वजूद पर मोहब्बत की वो दास्तान लिखी जो 5 सालों के इंतजार का हासिल था। सुनैना इसके हिसार में वो सुकून महसूस कर रही थी जिसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला था। सुबह की सुनहरी धूप जब पर्दों के दरमियान से छीन कर कमरे में आई तो पूरा कमरा एक पुरसकून खामोशी में डूबा हुआ था। सुनैना की आंख खुली तो इसने खुद को अजमेर की मजबूत बाहों के हिसार में पाया। अजमेर अभी भी गहरी नींद में था। इसके चेहरे की वो सहती जो पूरी दुनिया के लिए थी आज गायब थी और वो किसी मासूम बच्चे की तरह सुनैना के कंधे पर सर रख के सो रहा था। सुनैना ने मुस्कुराकर इसे देखा। ऐसा लगता है जैसे वो सदियों का थका हुआ हो और आज इसे अपनी मंजिल मिल गई हो। वो गधे घोड़े बेचकर सो रहा था, बिल्कुल बेखबर। अचानक साइड टेबल पर रखा अजमेर का मोबाइल ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। सुनैना ने खसमसाकर हाथ बढ़ाया और फ़ोन उठाकर देखा कोई बिजनेस कॉल थी। इसने अजमेर को आहिस्ता हिलाया। अजमेर उठें, आपका फ़ोन बज रहा है, शायद कोई ज़रूरी बात है। मगर अजमेर ने नींद में ही एक गिराहट सुनैना को मज़ीद शिद्दत से अपनी तरफ खींच ली। इसे बजने दो सुनैना, मुझे सोने दो। अरे उठे तो सही, कब तक सोते रहेंगे? सुनैना ने इसके कान के पास शरारत से कहा। तब तक जब तक इन 5 सालों की थकन नहीं उतर जाती। अजमेर ने आंखें खोले बगैर इसे अपनी बाहों में दबोच लिया। आज के दिन ना कोई फ़ोन उठेगा, ना कोई फाइल खोलेगी। आज सिर्फ मैं और मेरी ज़िद्दी बीवी। सुनैना इसके लाड पर मुस्कुरा दी और अपना सर दोबारा इसके सीने पर रख दिया, ये जानते हुए कि अब ये सुकून हमेशा के लिए इसका मुकद्दर बन चुका है। साइड टेबल से अजमेर का फ़ोन उठाया। इसकी नज़र स्क्रीन पर चमकते एक अनजान इंटरनेशनल नंबर पर पड़ी। इसने जैसे ही कॉल रिसीव करके कान से लगाई, दूसरी तरफ से एक लड़की की बेहद शौक और चंचल आवाज़ गूंजी जिसने सुनैना के तन बदन में आग लगा दी। अजमेर मेरी जान, तुम तो ऐसे गायब हो कि एक कॉल करके बताना भी गवारा नहीं किया। आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी अपनी इस ज़िद्दी बेगम से मिलने की कि हमें खुदा हाफिज़ तक नहीं कहा? ये सुनते ही सुनैना के हाथों से जैसे जान निकल गई। इसकी पेशानी पर गुस्से और सदमे के बाल बढ़ गए और चेहरा तमतमा उठा। अजमेर जो अभी थोड़ी देर पहले गहरी नींद के मजे ले रहा था, सुनैना की बद्दी हुई रंगत देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। इसकी नींद एक पल में उठ चुकी थी क्योंकि वह जानता था कि दूसरी तरफ कौन सी आफत मौजूद है।
अजमेर खान ये कौन है? सुनैना ने डांटते हुए फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया और ये आपको मेरी जान कहकर क्यों मुखातिब कर रही है? क्या वहाँ लंदन में यही गुल खिलाए जा रहे थे? अजमेर ने घबराकर फ़ोन पकड़ने की कोशिश की मगर दूसरी तरफ से वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हाय मेरी मासूम जान, परेशान क्यों होती हो? मैं तो बस देखना चाह रही कि मेरे भाई की पसंद कितनी पॉसेसिव है। भाई मैं तो मजाक कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि तुम अभी मेरे बेचारे भाई का खून कर दो। मैं तुम्हारी नामुमकिन नंद ज़ोया बोल रही हूँ। ज़ोया की हंसी ने पूरे कमरे में गूंज पैदा कर दी। सुनैना की जान में जैसे जान आई। इसने एक लंबा और ठंडा सांस लिया, वरना तुम और अजमीर को कत्ल करने का पूरा इरादा कर चुकी थी। इसने अपना हाथ दिल पर रखा जहाँ धड़कनें बेकाबू हो रही थी। या अल्लाह ज़ोया, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी, पागल लड़की। सुनैना ने अब हंसते हुए इसे डांटा। मुझे लगा शायद अजमीर खान ने वहाँ वाकई कोई जेनिफर ढूंढ ली है। ज़ोया ने कहका लगाया, अरे नहीं भाई, ये तो वहाँ भी बस तुम्हारी तस्वीर देखता रहता था। अच्छा सुनो, खुशखबरी ये है कि मैं और पापा चाचू जान भी बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये सुनकर अजमीर के लबों पर एक फाताना मुस्कुराहट आई। इसने फ़ोन करीब करके कहा, मोस्ट वेलकम ज़ोया, तुम लोगों का ही इंतज़ार था। सुनैना भी निहाल हो गई। ज़ोया इसके लिए बिल्कुल अपनी बहनों जैसी थी, जिसके साथ इसने बचपन गुजारा था। इसने जोर से कहा, ज़ोया आप जल्दी आइएगा, हम सब आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाइएगा। जैसे ही बात आता, मैं अजमीर ने मोबाइल छीन कर एक तरफ चाल दिया और इसे बेड से नीचे फेंकते जिसे अंदाजे में साइड पर किया। सुनैना ने चौंक कर इसे देखा। अरे क्या मसला है, क्यों मोबाइल बंद किया? मुझे अभी और बात करनी थी ज़ोया से, शॉपिंग का प्लान बनाना था। अजमीर की नज़रों में एक बार फिर वही पुराना जुनून, वही तपश और वही बेबाकी उभरी जो गुज़श्ता रात का हादसा थी। इसने सुनैना के गिर्द अपने बाजू का फौलादी घेरा तंग किया और इसे अपनी तरफ खींचते हुए बेहद मर्दाना लहजे में बोला, सुनैना जब मेरा वक्त हो तो वो सिर्फ मेरा होता है। ज़ोया हो या कोई और, मेरे और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे की जगह नहीं है। ये कहते हुए वो आधे से ज़्यादा इसके ऊपर झुकाया। इसकी सांसें सुनैना के चेहरे पर तपश पैदा कर रही थी। सुनैना ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे रोकना चाहा मगर अजमीर की आंखों में मौजूद 5 सालों के प्यास ने इसे एक बार फिर बेबस कर दिया। सुनैना ने मुस्कुराते हुए, हार मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, खुद इसके लम्स के हवाले कर दिया। इसे अब किसी मोबाइल, किसी कॉल या किसी दुनिया की ज़रूरत नहीं थी। अजमेर की कुर्ब की हद्दत से इसे अपने वजूद की गहराइयों तक उतरती महसूस हो रही थी। इसने मदम लरसती हुई आवाज़ में सरगोशी की, बहुत शुक्रिया अजमेर खान, मुझे मुकम्मल करने के लिए। मुझे नहीं पता कि एक जलाद इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। अजमेर ने मज़ीद शिद्दत से इसे खुद में बींच लिया, जैसे वो इसे अपनी रूह का मुस्तकिल हिस्सा बना लेना चाहता हो। तुम्हारा ये जलाद अब सिर्फ तुम्हारा कैदी है सुनैना। अजमेर खान कमरे की रोशन सुबह इनकी दायमी मिलाप की गवाह बन गई, जहाँ अब दूरियों का कोई तसव्वुर नहीं था, सिर्फ मोहब्बत की लामतनाही दास्तान बाकी थी। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।